हाँ तो बच्चों, लेखक परिचय पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ का व्याख्या। ठीक है, किताब निकाल लीजिए। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों का भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्ज्वलंत दृष्टांत था। नालंदा की बाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। लगभग 6 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा मतलब, चैतन्य का मतलब होता है शिक्षा का केंद्र बना रहा। कितने वर्षों तक? 600 वर्षों तक। मतलब एक पढ़ाई का एक स्रोत बना रहा वो। आपको पता है सबसे अच्छा जगह किसको माना जाता है? जहां बहुत अच्छे स्कूल हो, जहां जहां अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो, वो बहुत बड़ा हो जाता है धीरे धीरे क्षेत्र वो विकसित करने का। क्योंकि मेन चीज यही है, इलाज और शिक्षा, दो चीज। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। मगध की राजधानी का नाम क्या है? बोलो। व्यवहार। मगध की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? व्यवहार। वो कितने पर्वतों से घिरी हुई थी? 5। और किस स्थान पर थी? गिरिब्रज या राजगिरी। वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों में से 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर समय तक जाता है। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आवरण था। जैन धर्मों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखली पुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगीर का उपग्राम या व्यवहारिक स्थान समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए। सूत्र कीर्तांक के अनुसार नालंदा एक धनी नागरिक लेप ने धन्य धान्य सैया आसन रथ सुवर्ण के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। वहां भगवान जब पहुंचे थे, बुद्ध भाव पहुंचे थे, तो वहां पर एक वहां पे व्यापारी था, और व्यापारी पूरा हाथी घोड़ा धन दौलत लेकर उनका क्या किया था? स्वागत किया था। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। किसकी जन्मभूमि थी? सारीपुत कोई पहले का विख्यात था। उसका चैत्य अशोक के समय भी था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनतम अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आचार्य आर्यदेव दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है, और यहां तक लिखा है कि आचार्य दिगनांग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्र विचार किया, और सुधर्य नामक एक ब्राह्मण, जिसमें से सुधर्य नामक एक ब्राह्मण अग्रणी थे। 4वीं सदी में चीनी यात्री फायान नालंदा आए थे। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण के स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके बाद हुआ। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय युवानचांग जब इस देश में आए तो अपनी उन्नति के शिखर पर था। देखो कौन कौन आ गया यहां पे? फाह्यान आ गया, इसके बाद युवानचांग आ गया। चीनी यात्री फाह्यान था, अभी मेगास्थनीज भी आएगा। युवानचांग ने एक जातक कहानी का हलावा देते हुए कहा कि नालंदा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। नालंदा बड़ा दा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। उसके बांटने वालों की न तृप्ति होती है न लेने वालों की। मतलब किसी को अगर कुछ पढ़ाइएगा
तो असीमित होता है वो, आप जितना चाहे उतना पढ़ा सकते हैं और जो पढ़ने वाला है उतना चाहे पढ़ सकता है, दोनों में से कोई संतुष्ट नहीं होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा गया कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। 500 व्यापारी क्या किया था? दान किया था। क्या दान किया था? जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दी थी। 500 व्यापारी मिलकर जमीन खरीदा, जमीन खरीद के किसको दे दिया? बुद्ध भगवान को। युवान चांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहां उस समय 6 बड़े विहार थे। बिहार का मतलब होता है बड़े बड़े अपार्टमेंट था वहां पे 6 गो। इन्हीं की बिहार मतलब ये नहीं कि अपना राज्य बिहार, विहार है विहार। 8वीं सदी में यशोमन के शिलालेख में नालंदा का भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ बिहारों की पंक्तियां ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश मेघों को छूते हैं। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिसमें सुनहले और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण, सुंदर मूर्तियां थीं। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं, किंतु नालंदा उन सब में से अद्वितीय है। चीनी यात्री ईत सिंह के समय इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। सोचो वो विश्वविद्यालय में कितना कमरा था? 300 कमरा और 8 बड़े मंडप। क्या कहलाता है? बड़ा बड़ा 8 को आंगन था, बहुत बड़ा बड़ा कमरा, कोई इतना छोटा छोटा नहीं था, बहुत बड़ा बड़ा कमरा था। 300 था। ऐसे थोड़े ना महाविद्यालय था वो, विद्यालय नहीं था वो। आजकल तो एक कमरे में पूरा वो क्या करता है आदमी, वो कॉलेज चला लेता है। पुरातन पुरातत्व की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ से प्राप्त हुई, वर्णन की सच्चाई प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा के विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यय के लिए 100 गांवों की अक्षय निधि के रूप में समर्पित की थी। मतलब क्या था ना, ईत सिंह के समय यह संख्या बढ़ाकर 200 गांवों तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इन तीनों राज्यों से नालंदा के निर्माण में अर्थव्यवस्था ने पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई है। 100 गो गांव से जितना संपत्ति आता था वो सब नालंदा के खर्चा के लिए जाता था। बाद में उसको कितना गांव कर दिया गया? 200 गांव का जो टैक्स वसूला जाता था वो सब कहां जाता था? नालंदा जाता था। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्ण द्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र श्री सम्राट बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल के समय अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। उस 9 गांवों की आय, प्रज्ञा, परिमिता आदि का पूजन, चातुर्दिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं बिहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यह तो संजोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई है। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त की। तो वहां पे जो पढ़ाई का पैटर्न बनाया गया था वो बहुत जबरदस्त बनाया गया था कि वहां से जो भी पढ़ के निकलता था लगभग कुछ ना कुछ ढंग का कर लेता था। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। कौन कौन सा? शब्द विद्या या व्याकरण पढ़ना अनिवार्य था। जैसे हम लोगों के पास ऑल सब्जेक्ट अनिवार्य है पढ़ना, वैसे ही वहां पे 5 को सब्जेक्ट अनिवार्य था। कौन कौन सा? भाषा व्याकरण, हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, रीजनिंग पढ़ना अनिवार्य था ताकि दिमाग बढ़े।
चिकित्सा शास्त्र, जैसे तनी मनी रोग हो तो आप चिकित्सा खुद से क्या कर सकें। इसके बाद में शिल्प सीखना, कोई कला सीखना अनिवार्य था ताकि कुछ पैसा कमा सके बाद में। तो और इसके बाद में अपने रुचि के अनुसार एक धर्म का किताब पढ़ना अनिवार्य था, किसी भी धर्म का किताब एक पढ़ना अनिवार्य था। क्या क्या हो गया? व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कला शास्त्र और एक धर्म का किताब। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मशास्त्र संस्था के कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञान चंद्र, प्रभा मित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य युवानचांग के समकालीन थे। जिस पर समय युवानचांग अपने देश चीन लौट गए, उस समय भी भारतीय मित्रों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवानचांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवानचांग ने उत्तर में यह वचन कहे कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म का खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैंने जो कुछ पढ़ा सुना है उसे दूसरे के हितार्थ बताऊं और अनुवाद के रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी उसी प्रकार के प्रति कृतज्ञ होकर जिस प्रकार के मैं हुआ हूं। इस प्रकार शीलभद्र ने बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि उदात्त विचार बोधिसत्वों जैसी है, मेरा हृदय भी तुम्हारा सदाशाओं का समर्थन करता है। जब युवानचांग वापस जाने लगे तो उनसे बोला कि यहीं रह जाइए। तो युवानचांग बोले कि नहीं, हम यहाँ पे आए थे सीखने के लिए, अब हमारा काम है कि जो कुछ हम सीखे हैं जा करके अपने देश में क्या करेंगे, बांटेंगे, दूसरे को बताएंगे। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट छनगप्पो ने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान प्रचार करने के लिए यहाँ के विद्वानों थोमिन संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देव विद सिंह के चरणों में कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य की तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बती देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर सैन्य वहां के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत के बौद्ध विहार स्थापना की। इन विद्वानों में आचार्य पद संभव और दीप शंकर ज्ञान अतीश के नाम उल्लेखनीय हैं। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया, मध्य एशिया की कला पर भी डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियां अत्यंत सुंदर और प्रौधात्मक है। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा की शैली से प्रभावित है। वस्तुतः नालंदा के सर्वांगीण उन्नति उस समय समन्वित साधना का फल था, जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या की, धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से संभव हुई। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से हम शिक्षा लें। कला, शिल्प और साहित्य, धर्म, दर्शन, ज्ञान का एक सबसे बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें। ठीक है, इस तरह से पाठ का व्याख्या खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।